Good morning, friends. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS14 तक अपन ने देख लिया था. नाउ विल टेक AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग. इसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको बोलेंगे अपन रिपोर्टिंग. तो सेगमेंट यानी क्या? सेगमेंट यानी क्या? पहले अपन सिंपल शब्दों में ये एग्जैक्टली है क्या, इसका पर्पस क्या है, वो पहले एक ओवरव्यू ले लेंगे. तो उससे क्या होगा, अपन जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने को समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा. किसी भी चीज़ को, ये ऐसा मेरा मानना है, मैंने इतने साल जो पढ़ाया, मेरा पढ़ाने का जो अप्रोच रहता है, मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहता है, हर एक जगह अकाउंट हो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या कॉस्टिंग हो या फाइनेंस, कि कोई भी चीज़ जब हम सीखना चाहते हैं तो पहले एक उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लें और फिर उसको डिटेल में पढ़ें. तो हमेशा मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए. ठीक है, इसीलिए आप देखो किताब में भी जनरली शुरू में इंट्रोडक्शन दिया रहता है. वो इंट्रोडक्शन क्या है? उस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एक आइडिया. आप इंट्रोडक्शन पढ़े बगैर वो चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं. क्योंकि स्टूडेंट की मेंटालिटी कैसी रहती है, बोलिए इंट्रोडक्शन एग्जाम में थोड़ा पूछता है तो जाने दो, इसको छोड़ो, नीचे से पढ़ना शुरू करो. थेरी भी पढ़ने को नहीं देखते, बोले थेरी नहीं पूछते, बोले प्रॉब्लम, तो कहाँ प्रॉब्लम 1 है वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, जो मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई में थेरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. थेरी की पढ़ाई में तो थेरी रहती है, पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थेरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. क्योंकि थेरी जो होती है मतलब वो उसके बारे में आपको पूरा आइडिया देता है, बैकग्राउंड बनाता है, उसके रूल्स रेगुलेशन बताता है, बराबर. तो उसको पढ़े बगैर अगर आप प्रॉब्लम लेके बैठ गए तो इससे गलत तरीका पढ़ाई का होता ही नहीं है. तो आप खुद भी ध्यान रखो, जब आप कोई भी चीज़ का रिविज़न करते हो, ये करते हो, तो एक बार थोड़ा थेरी भी तो देख लो पहले. आप बोलोगे सर तो क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया, समझा दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बार आप देख लो खुद, तो आपको कुछ चीज़ों की लिंक नहीं लगी होंगी तो लग जाएगी, अरे हाँ यार इस पे सर ने क्या समझाया था, बराबर. तो इसलिए थेरी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ओवरव्यू हमेशा पहले, फिर डिटेल. तो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, पर्पस बताता हूँ कि क्यों ये एस बना होगा, और फिर अपन उसकी डिटेलिंग देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि यूज़र को इसके बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस के बारे में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, आपके कैश फ्लो के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते आना चाहिए, उसको अपना व्यू बनाते आना चाहिए, सो दैट वो यूज़र डिसाइड कर पाएगा कि आपके कंपनी में वो इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, आपके कंपनी में डिवेंचर में पैसा लगाए कि नहीं लगाए, या उसके पास अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है आपके कंपनी का तो उसको होल्ड करे कि बेच दे. मतलब इस टाइप का ओपिनियन बनाते आना चाहिए. सिमिलरली कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला होगा तो वो अपने एंगल से, टैक्सेशन वाला होगा तो अपने एंगल से. तो बेसिकली दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एबल टू गिव दैट यूज़र सफिशिएंट इंफॉर्मेशन सो दैट उसके ऊपर से वो आपके परफॉर्मेंस, कैश फ्लो और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अपना ओपिनियन बना सके, अच्छा है बुरा है, जो भी ओपिनियन बना सके. अब आप इमेजिन करो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिख रही है. अब ये क्या है? ये हिस्टोरिकल है, ये तो पास्ट है. आपको काय में मतलब है, आज अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगाता हूँ तो मुझे इस बात में इम्पोर्टेंस है, मतलब है कि आज के बाद ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी. क्योंकि आज के पहले का जो था वो तो पुराने लोगों को मिल गया,
नेचुरल है, मेरे को तो उसकी कीमत चुकाना पड़ा। आपको बता चुका हूँ, जब आप शेयर खरीदते हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे खरीदते हो। इसका मतलब जो भी पुराना प्रॉफिट दिख भी रहा होगा तो यू हैव पेड फॉर इट, आपने उसकी कीमत चुकाई है ना। तो इसका मतलब वो मेरी कमाई नहीं है, कमाई तो आज के बाद होंगी। तो इसका मतलब व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज द फ्यूचर। अब वो फ्यूचर को मैं काय के ऊपर से प्रेडिक्ट करता हूँ, फोरकास्ट करता हूँ पास्ट के बेसिस पे। तो मैं पुराने वाले डाटा को देख रहा हूँ, बट मेरे को ओपिनियन क्या बनाना है कि आगे ये कैसे परफॉर्म करेगा, आगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, कैश फ्लो कैसे जनरेट होंगे, ये मेरे को देखना है। उससे मैं डिसीजन लूँगा। अब मुझे पता चला कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का कारोबार मान लो एक पर्टिकुलर से केमिकल इंडस्ट्री में भी है, कि केमिकल का भी कारोबार है इनका, पर वो केमिकल इंडस्ट्री में मुझे जो मार्केट से जानकारी है, जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि वो केमिकल इंडस्ट्री का अब कोई फ्यूचर नहीं है, फॉर वॉट एवर रीज़न। मान लो कि उसमें पोल्यूशन क्रिएट होता है इसलिए गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, या मान लो कि भी उसके कंपटीशन में कोई दूसरे बेटर ऑल्टरनेटिव आ गए हैं। तो मुझे अब लग रहा है कि यार इसके बिजनेस में भी वो कारोबार है, बट इसके पूरे बिजनेस में, इसके पूरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उसका कितना प्रपोर्शन है, उसका कितना हिस्सा है, वो मुझे आइडिया ही नहीं है। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो प्रॉफिट लॉस होता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बताता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे। अब मेरे को मालूम है कि इनका बाकी का काम भी है, पर केमिकल वाला भी काम है जिसमें मान लो कि वो अब आगे फ्यूचर में कुछ रिजल्ट देने वाला नहीं है। तो उसका कितना इफेक्ट इसके ओवरऑल रिजल्ट पे पड़ेगा कैसे पता चलेगा, सोच के देखो, है ना। पॉसिबल नहीं, इसलिए AS17 बना है। सेगमेंट यानी हिस्सा, टुकड़ा, पार्ट। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके हर एक टुकड़े का, हर एक पार्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो अब ये अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग अप्लीकेबल है तो मैं जब देखूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि इसके केमिकल वाले कारोबार का क्या रिजल्ट है। तो मैं फटाक से जज कर सकता हूँ कि ओके, इसके टोटल में केमिकल वाला जो है ये 15% है, 20% है, तो चलो ठीक है, इसको मैंने 0 भी कर दिया, मतलब आगे ये नहीं रहेगा, कोई प्रॉफिट नहीं देगा, तो भी कितना फर्क पड़ा, तो 15% फर्क पड़ा। तो अब मैं अपना ओपिनियन ज़्यादा अच्छे से बना पाऊंगा। दैट इज द नीड ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट यानी हिस्सा, पार्ट, बराबर, टुकड़ा बोलो। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग यानी टुकड़े टुकड़े की, या बोलो पार्ट पार्ट की बोलो, या जैसे अपन ने जूनियर लेवल में क्या पढ़ा, डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस अलग अलग देखो, पढ़े थे ना अपन ने। कंसाइनमेंट का अलग देखो, बाकी का लोकल बिजनेस को अलग देखो। ये जो है वही कंसेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि हर एक जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अगर अपने को एक एक के डिटेल मालूम रहेंगे तो अपन ज़्यादा अच्छे से असेस कर पाएंगे कि आगे के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मान लो कि इसका कुछ कारोबार जो है उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तो नेचुरल मैं देखना चाहूँगा कि इसके टोटल में वो पर्टिकुलर कारोबार का, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी का प्रपोर्शन कितना है। तो एज ये पर्पस हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इसी वजह से सेगमेंट रिपोर्टिंग एएस बना है, ताकि मेन प्रॉफिट लॉस पूरे को मिला के रिजल्ट बताता है, बैलेंस शीट पूरे को मिला के फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। लेकिन फिर ये सेगमेंट रिपोर्ट जो उसमें डिटेल रहेंगे, उससे मुझे पता चल जाएगा एक एक सेगमेंट की जानकारी। अब इसमें क्या है कि सेगमेंट यानी क्या। सेगमेंट is a division या कंपोनेंट बोलो। तो डिवीजन या कंपोनेंट का कोई ऐसा डेफिनेशन AS17 में नहीं दिया है, बट अपने लेमैन समझने के लिए एक हिस्सा, एक टुकड़ा, कंपोनेंट, डिवीजन, विच हैज, ये इंपॉर्टेंट है, विच हैज
significantly different risk and reward। अब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मतलब किससे डिफरेंट? अदर कंपोनेंट से। तो दूसरे कंपोनेंट से, दूसरे डिवीजन से इसकी जो रिस्क एंड रिवार्ड कई बार अपन बोल चुके हैं। रिस्क यानी उसमें होने वाले नुकसान की पॉसिबिलिटी, उसमें होने वाली अनसर्टेनिटी, और रिवार्ड मतलब उसमें होने वाले गेन, उसमें होने वाले फायदे। तो हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से अलग कब माना जाएगा? जब उनके रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं, उनका नेचर सिग्निफिकेंटली डिफर करता है। इसका मतलब क्या हो गया? एक डिवीजन या एक कंपोनेंट में एक प्रोडक्ट रहेगा ऐसा नहीं है। एक डिवीजन या कंपोनेंट में हो सकता है आपके 4 प्रोडक्ट है, क्योंकि उनकी जो रिस्क एंड रिवार्ड है उनका नेचर ऐसा है कि वो चारों प्रोडक्ट में अगर अच्छा यानी मार्केट रहा तो चारों बेटर रहेंगे, अगर गड़बड़ मार्केट रहा, रिसेशन रहा तो चारों में डाउन होगा, क्योंकि उनका नेचर वैसा है। तो उनको हम चारों को मिला के एक सेगमेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब एक सेगमेंट में, एक डिवीजन में, एक कंपोनेंट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट रह सकते हैं, एक से ज्यादा एरिया कवर्ड हो सकती है उसमें। डिवीजन या कंपोनेंट में अपन बाद में देखेंगे। यू कैन हैव ए स्टेट, एक स्टेट आपका एक सेगमेंट हो सकता है, या एक कंट्री भी आपका एक सेगमेंट हो सकता है, पूरे देश को एक सेगमेंट हो, या एक कॉन्टिनेंट की यूरोपियन कॉन्टिनेंट कैन बी वन सेगमेंट। तो इसका मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सेगमेंट यानी एग्जैक्टली किसको बोलेंगे। तो इसलिए डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि विच हैज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्क एंड रिवार्ड। तो अगर मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है, मुझे अगर लगता है कि वो बिजनेस को मैं जब नॉर्थ इंडिया में करता हूँ, प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो वहाँ जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो साउथ इंडिया में अगर मैं वही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो वहाँ काफ़ी डिफरेंस है। तो मेरे लिए नॉर्थ इंडिया सेपरेट सेगमेंट हो गया और साउथ इंडिया सेपरेट सेगमेंट हो गया। लेकिन अगर मुझे लगता नहीं पूरे इंडिया में कहीं पे भी मैं अपना ये प्रोडक्ट बेचूं, मेरे लिए पूरे में करीब करीब रिस्क एंड रिवार्ड सिमिलर है, तो ये पूरी कंट्री मेरे लिए एक सेगमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब सेगमेंट में एरिया कौन सी आएंगी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। प्रोडक्ट कौन से आएंगे, तो एक सेगमेंट में एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक सेगमेंट में मेरे 4-5 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हर सेगमेंट का रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो दूसरे सेगमेंट से सिग्निफिकेंटली डिफर करता है, अलग रहता है, तभी मैं उसके कंपोनेंट बनाऊंगा। अदरवाइज तो आप बोलोगे कि एक एक प्रोडक्ट के एक एक कंपोनेंट, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो 100 प्रोडक्ट होंगे, तो क्या 100 कंपोनेंट बन जाएंगे, 100 सेगमेंट। 100 सेगमेंट की इंफॉर्मेशन देखते बैठोगे अगर, तो वो तो और यूजलेस बन जाएगा, क्योंकि आइडिया ही नहीं बनेगी, इतने टुकड़े 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 छोटे छोटे टुकड़े, है ना। तो इसलिए उन्होंने डेफिनेशन दिया कि सेगमेंट इज अ डिवीजन और कंपोनेंट विच हैज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्क एंड रिवार्ड। एंड इज ए डिस्टिंग्विशेबल तो एक तो होना चाहिए कि जिसकी सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड अलग है, बट दूसरा उसमें और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, एंड इज ए डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट of an enterprise for काय के लिए डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल भाई, डिस्टिंग्विशेबल किस सेंस में आप उसको डिस्टिंक्शन करना चाहते हो, है ना। डिस्टिंग्विशेबल फॉर व्हाट, तो डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, फॉर ऑपरेशनल and financial reporting purposes। तो नंबर 1 जो सेगमेंट है उसके लिए एक तो सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिस्क एंड रिवार्ड होना चाहिए।
दूसरा ये डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, बराबर है, दूसरों से डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब डिस्टिंग्विशेबल कैसे बोलेंगे? डिस्टिंग्विशेबल कब बोलेंगे? तो इफ, ये डिस्टिंग्विशेबल कहलाएगा इफ, ठीक है। ए, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन बी directly attributed to it. Operating assets and liabilities can be directly attributed to it. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है वो भी अपन बाद में देखेंगे। B, and revenue can be directly attributed to it. Revenue can be directly attributed to it. And इसलिए जानबूझ करके लिख दिया ताकि आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये सभी कंडीशन पूरी होना चाहिए। इफ पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, एटलीस्ट ए मेजॉरिटी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग expenses again can be directly attributed to it. तो ध्यान दीजिए, रेवेन्यू के बारे में, ऑपरेटिंग एसेट लायबिलिटी के बारे में एटलीस्ट से मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ इट ऐसा नहीं बोल रहा। इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल रेवेन्यू शुड बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट। ऑलमोस्ट ऑल एसेट जो ऑपरेटिंग है, यानी उस सेगमेंट को चलाने के लिए जो काम में आते हैं, वो ऑपरेटिंग एसेट या लायबिलिटीज जो है वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू होना चाहिए। बट जहाँ तक खर्चों की बात है वो बोलता है एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब थोड़े खर्चे कॉमन नेचर के हैं, आपने अपोर्शन किए हैं, चलेगा, बराबर है, बट एक मेजॉरिटी खर्चे भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट होना चाहिए। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट का मतलब होता है कि अगर एक समझ लो कि जैसे अपन बात करते हैं ना डिपार्टमेंट, डिवीज़न, तो एक डिवीज़न अगर हमारा सेगमेंट है तो अगर वो सेगमेंट को, अगर वो डिवीज़न को, अगर वो कंपोनेंट को मैं बंद करूंगा तो वह एसेट को भी हटा दूंगा, वो लायबिलिटी भी मेरी मैं ख़त्म कर दूंगा, रिपे कर दूंगा, वो रेवेन्यू भी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब वो रेवेन्यू नहीं होंगी, वो खर्चे भी ख़त्म हो जाएंगे। तब हम बोलते हैं दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट, मतलब वो उसकी वजह से है, वो नहीं तो ये आइटम भी नहीं, तब हम बोलेंगे इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट। तो अब देखिए, पहले तो अपन ने समझ गए कि सेगमेंट यानी क्या। तो नंबर 1 वो एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है जिसकी दूसरे हिस्से से, दूसरे टुकड़े से जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है, ये एक बात हो। एंड ये कंपोनेंट या हिस्सा डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द अदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट से ये डिस्टिंग्विशेबल है, काय के लिए? फॉर ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पजेस के लिए। तो उसको डिस्टिंग्विशेबल कब बोलेंगे? तो भाई इसके जो ऑपरेटिंग एसेट लायबिलिटी है, इसकी जो रेवेन्यू है वो दूसरों से अलग होना चाहिए। अब अगर मान लो कि सब चीज़ें कॉमन है, सभी चीज़ें कॉमन है इनमें, तीन में सब वो चीज़ें, एसेट भी कॉमन है, ए बी सी तीनों के लिए काम में आते हैं, इनकम भी मिलजुल के कमाई जाती है, फिर हम डिवाइड करते हैं, अपोर्शन करते हैं, खर्चे भी ज़्यादातर कॉमन है, फिर हम डिवाइड करते हैं, तो फिर डिस्टिंग्विशेबल नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल होने के लिए ये जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट होना चाहिए। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट का मतलब अगर वो चीज़ को आप बंद करोगे तो वो आइटम भी खत्म हो जाएंगे, वो एसेट भी खत्म, लायबिलिटी भी खत्म, क्योंकि उनका इसी के साथ कनेक्शन है, वो इनकम भी खत्म क्योंकि वो इसी से जनरेट होती थी, ये मतलब हो। अब ये जो आपने सेगमेंट की बात की,
इसका रिलेवेंस कहाँ रहता है, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग कहाँ काम में आती है? तो जो मल्टी प्रोडक्ट मल्टी लोकेशनल एंटिटीज रहती उनके काम में आती है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक सिंगल लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, अब सिंगल जोग्राफिकल लोकेशन बोला मतलब इट कैन बी ए स्टेट, इट कैन बी ए कंट्री, इट कैन बी ए कॉन्टिनेंट, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो अलग नहीं है। तो बराबर, तो अगर मेरा सिंगल जोग्राफिकल लोकेशन है और सिंगल प्रोडक्ट का मतलब अगेन आई मे बी डीलिंग इन 10 प्रोडक्ट्स, बट वो रिस्क एंड रिवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सिमिलर है, तो इसका मतलब वो सिंगल सेगमेंट या कंपोनेंट हो गया। तो जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, मल्टी लोकेशनल कंपनी है, उन्हीं के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग काम की रहती है। जो सिंगल लोकेशन या सिंगल प्रोडक्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग अप्लीकेबल नहीं रहती। उनको सिर्फ नोट लिख देना पड़ेगा कि भाई वी डोंट हैव सेगमेंट, आवर ऑल एक्टिविटीज आर ऑफ सिमिलर नेचर। तो हमारा लोकेशनल भी कोई डिफरेंस नहीं है और प्रोडक्ट वाइज भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये जो है फॉर मल्टी प्रोडक्ट या सर्विसेज, मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी सर्विसेज, मल्टी लोकेशन कंपनीज, उनके लिए है ये। सिंगल प्रोडक्ट सिंगल लोकेशन कंपनी के लिए ये नहीं है। ठीक है, ये जो AS17 है इट इज अप्लीकेबल टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको इंटर में ग्रुप 1 में आपको पढ़ाया था जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि आप ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो दे आर नोन एज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली उनके लिए अप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल जो है वो तो मैनेजमेंट को जैसा चाहिए वैसा करे, वो इंटरनल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिसाइड कर दो। ये जो है ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो। तो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग कंपनी के है जिनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेगमेंट रिपोर्टिंग करने का है। तो उसमें एक सब्सिडरी कैन बी ए सेगमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और 2-3 सब्सिडरी टुगेदर में भी ए सेगमेंट, क्योंकि वो आपको डेफिनेशन यही लगाना है कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की जो रिस्क एंड रिवार्ड है उसमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट होना चाहिए और वो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे कि ये सेपरेट है करके। अब ये जो सेगमेंट या हिस्से या टुकड़े हैं इसके 2 टाइप बनते हैं, इसके 2 टाइप कहलाते हैं। एक को बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट, अब बिजनेस सेगमेंट जो है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज, उसको बोलते हैं बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, दूसरा कहलाता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ज्योग्राफिकल
सेगमेंट। इसीलिए मैंने अभी आपको बोलते समय बोला था अलग अलग लोकेशन, अलग अलग प्रोडक्ट, दो चीज़ें बोला। तो अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब बिजनेस सेगमेंट, अलग अलग लोकेशन मतलब जोग्राफिकल सेगमेंट अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब इसमें भी सवाल उठता है लोकेशन ऑफ व्हाट, लोकेशन ऑफ व्हाट। तो बिजनेस में दो मेन चीजें होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग यानी सेलिंग। तो भाई आपको पता ही है आज के समय में, आप जानते हो कि कई कंपनियां ऐसी होती है कि जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग लोकेशन पे होती है, उनके प्रोडक्ट अलग एरिया में बिकते हैं। तो भाई ज्योग्राफिकल या लोकेशन बोला तो कौन से लोकेशन की बात कर रहे हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग वाले लोकेशन की बात कर रहे हैं या मार्केटिंग वाले लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर से इसके फिर से दो हिस्से बन जाते हैं। इसके फिर से दो हिस्से बन जाते हैं। एक को बोलेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो है ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ एसेट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ एसेट। इसी को प्रोड्यूसिंग सेंटर बोल सकते हैं। मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी कहाँ पे है, प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। आप खुद इमेजिन करो कि अमेरिका वाले या यूरोप की और बड़ी बड़ी कंपनियां, वाई डू दे पुट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चाइना, वाई डू दे पुट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, बराबर। तो इनके खुद के देश में क्या जगह की कमी है क्या? अमेरिका तो बहुत बड़ा है, ज्योग्राफिकली उसके पास तो जगह की कोई कमी नहीं है। फिर वो क्यों अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में या इंडिया में डालते हैं? बिकॉज उनके लिए जो रिस्क एंड रिवार्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स इन अमेरिका एंड मैन्युफैक्चरिंग द सेम गुड्स इन चाइना और इंडिया इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। उनको यहाँ सस्ता पड़ता है, यहाँ लेबर की कॉस्ट, बाकी के इनपुट की कॉस्ट वो उनको सस्ती पड़ती है। तो इसलिए उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इसका मतलब उनके लिए ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ एसेट कि कहाँ कहाँ वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मे बी 2 सेगमेंट हो सकते हैं, मे बी 3 हो सकते हैं, मे बी 10 हो सकते हैं। अब वो अपने प्रोडक्ट बेच कहाँ रहे, तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ कस्टमर, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ कस्टमर। तो इसको मार्केटिंग सेंटर भी बोल सकते हैं, मार्केटिंग सेंटर। तो आपके प्रोडक्ट बिकते जो हैं, तो आप बोलोगे कि भाई पूरे इंडिया में कहीं पे भी बेचो, मेरे लिए रिस्क एंड रिवार्ड सिमिलर है। तो पूरा इंडिया एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय कस्टमर हो सकता है उस एंटिटी के लिए, उस एंटरप्राइज के लिए, बराबर। लेकिन अगर उसे लगता है कि भी नहीं, नॉर्थ इंडिया में मेरे प्रोडक्ट के लिए रिस्क एंड रिवार्ड अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, कई कारण हो सकते हैं उसके, ठीक है, अपन उनके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो 2 अलग अलग सेगमेंट बन जाएंगे ना, इंडिया के 2 या 4 सेगमेंट बन सकते हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि पूरे एशिया में उसको लगता है कि भी मेरे प्रोडक्ट के लिए जो मार्केटिंग है वो एक सरी की है, तो पूरे एशिया को एक सेगमेंट बोल सकता है, यूरोप को अलग सेगमेंट बोल सकता है। इसका मतलब ऐसा ज्योग्राफिकल लिमिट फिक्स नहीं है, वो आपको डेफिनेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ एसेट हो सकता है मेरे 4 जगह फैक्ट्री डली हुई है, पर वो चारों मेरे लिए सिमिलर रिस्क एंड रिवार्ड रिप्रेजेंट करती है, तो उसको मैं एक ही सेगमेंट बोलूँगा। तो इसका मतलब एक सेगमेंट में प्रोडक्ट वाइज अगर आप जा रहे हैं बिजनेस सेगमेंट, तो प्रोडक्ट या सर्विस एक सेगमेंट में एक भी रह सकती है, 4 भी रह सकती है, 10 भी रह सकती है, बराबर। सिमिलरली जब आप ज्योग्राफिकल सेगमेंट पे जा रहे हैं, तो एक सेगमेंट में जो लोकेशन है वो एक शहर हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, एक स्टेट के भी या एक शहर, एक देश के भी हिस्से हो सकते हैं, या पूरा एक कॉन्टिनेंट भी एक हो सकता है।
इतना अब आपके ध्यान में क्लियर हो गया होगा कि इसका। अब इसमें हम फर्दर जो है कि यहाँ तक हम आ गए कि भाई सेगमेंट को 3 टाइप के हो गए, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ एसेट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ कस्टमर। तो क्या हम सबकी इंफॉर्मेशन, सबकी डिटेल देने का है कि भाई हमारे बिजनेस सेगमेंट भी बनाओ, उनकी भी पूरे डिटेल देना है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ एसेट उसके भी डिटेल देना है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ कस्टमर उसके भी डिटेल देना है, या कुछ उसके पीछे बेसिस है। तो यस, उसके पीछे फर्दर बेसिस है, उसको मैं लगे तो आगे के इसमें लेता हूँ, आगे के पेज में लेता हूँ। पहले यहाँ पे कुछ दूसरे पॉइंट में लिख देता हूँ। Reporting of these segments continued in next page। तो इसके बाद की बातें मैं नेक्स्ट पेज में फिर लूँगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें अपन कवर कर लेते हैं जो इसको समझने में अपने को थोड़ा और आइडिया दे देगा। प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज आर रिलेटेड, क्योंकि अपन ने बोला ना एक सरी के जो होंगे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो अपन उसको एक सेगमेंट में, एक इसमें इंक्लूड करेंगे। तो भाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रिलेटेड कब बोलेंगे, तो एएस उसके ऊपर भी गाइडेंस देता है, बोलता है इफ सिमिलर with respect to majority of तो सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू ऑल नहीं बोल रहा, सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू मेजॉरिटी ऑफ क्या है, ए नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस जो भी है। अभी प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस मतलब कोई प्रोडक्ट वाली एंटरप्राइज रहता है, कोई सर्विसेज रेंडर करने वाला एंटरप्राइज रहता है, सबके लिए ये है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बी प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस बोला तो उसमें सभी चीज़ें फिर आ जाएंगी कि उसमें आपका मशीनरीज का कौन सा यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन प्रोसेस। कस्टमर कि भाई इनको आप बेचते किसको, उसके एंगल से। कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं कि ए बी सी प्रोडक्ट है, इनके कस्टमर सेम है, और कोई प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं कि ए के कस्टमर बिल्कुल अलग होते हैं, बी के अलग होते हैं, सी के अलग होते हैं। जो ए खरीदते हो बी नहीं खरीदते, जो बी खरीदते हो सी नहीं खरीदते। तो मतलब ये आपको बता रहा है कि हम उनको रिलेटेड कब बोलेंगे, तो दे शुड बी सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस, कस्टमर्स, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भाई आप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू बेचते हो, या डोर टू डोर सेल्समैन भेज करके बेचना पड़ता है ना, या दुकान खोल के फिजिकल शॉप खोल के वहाँ से बेचना पड़ता है, तो ये मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोले जा सकते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,
कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, कितना बनाओगे, कैसा बनाओगे, प्राइसिंग एंड सो ऑन। कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप बनाइए, बराबर, प्राइस अपने हिसाब से फिक्स करिए। तो ये कहलाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये पॉइंट एस बोलता है कि इनको सबको देखो और उस पर से आप डिसाइड करो कि ये प्रोडक्ट आपके एक ग्रुप में आते हैं, एक सेगमेंट में आते हैं। तो एक सेगमेंट में क्या क्या इंक्लूड करना, उसके लिए फिर आप इनको ध्यान में रख सकते हो कि ये रिलेटेड है। अब रिलेटेड होने के बाद भी उसमें देखना है कि उनमें जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो सिमिलर होना चाहिए। तो रिस्क एंड रिवार्ड सिमिलर है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो फिर वो एक सेगमेंट बन सकता है। सिंगल बिजनेस सेगमेंट, ये बीएस यानी बिजनेस सेगमेंट, एंड सिंगल ज्योग्राफिकल सेगमेंट कंपनी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके सेगमेंट रिपोर्टिंग अप्लीकेबल नहीं रहेगी। सेगमेंट रिपोर्टिंग नॉट रिक्वायर्ड। डिस्क्लोज दिस फैक्ट, आप मेंशन कर दो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सिंगल प्रोडक्ट सिंगल लोकेशन है, इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग S17 अप्लीकेबल नहीं है। सेगमेंट रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड सेगमेंट रेवेन्यू में क्या चीजें नहीं लेना है, डज नॉट इंक्लूड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अपन ने AS5 में देखा है। इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनको सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं लेना है, लेकिन इसमें include if it is, यानी कि if segment, if it is बोला मतलब if segment, if segment is of फाइनेंशियल नेचर, यानी वो सेगमेंट की एक्टिविटी जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना ही उस सेगमेंट का काम है अगर, तो वहां पे यस, वहां पे इंक्लूड करेंगे। बट नॉर्मल जो आपके प्रोडक्शन वाले सेगमेंट होंगे, सर्विस वाले सेगमेंट होंगे, उनमें ये इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। Similarly, segment expense does not include, इस सेगमेंट के खर्चे में इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। किस चीज़ को? तो नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बराबर। इनको जैसा नीचे लिखाया था, ये ऊपर वाले में जो लिखा था, तो ये इंटरेस्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट
इंक्लूड इफ फाइनेंशियल नेचर सेगमेंट। तो अगर ये फाइनेंशियल नेचर का सेगमेंट होगा तो इंक्लूड करो। और एक कंडीशन है वो भी काहे को एरो लगाया मैंने, वो इंटरेस्ट को इंक्लूड इफ इट इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अपन जानते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नॉर्मली इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, बट अगर वो AS16 वाले कैटेगरी में, AS16 वाले इसमें बैठता होगा तो कुछ इन्वेंट्री में, कुछ प्रोडक्ट के वैल्यू में अपन इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। जो AS16 में अपन पढ़ा था कि विच टेक्स सिग्निफिकेंट टाइम, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन, तो वैसे इन्वेंट्री में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो ये AS17 बोलता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री जो उस सेगमेंट से रिलेटेड है उसके वैल्यूएशन में, अगर आप उस इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में अगर आप इंटरेस्ट इंक्लूड करते होंगे तो फिर इंटरेस्ट को सेगमेंट के खर्चे में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और क्या क्या नहीं लेना, अपन यहाँ नहीं लेने वाली बात कर रहे थे। इनकम टैक्स नहीं लेने का एज खर्चा, तो इनकम टैक्स को भी सेगमेंट के खर्चे में नहीं लेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड HO एक्सपेंस, उनको भी सेगमेंट के खर्चे में नहीं लेंगे। Segment asset do not include segment liability, do not include क्या नहीं करते इंक्लूड, तो इनकम टैक्स एसेट, इनकम टैक्स एसेट को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट कॉमनली आपको दिखेगा, या कहीं पे एडवांस इनकम टैक्स भरा होगा वो हो सकता है। तो इनकम टैक्स एसेट इंक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स एसेट, ये अपन बाद में AS22 पढ़ेंगे इनकम टैक्स की अकाउंटिंग पे, उसमें अपन डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा बोलता है यहाँ पे लायबिलिटी में क्या इंक्लूड नहीं करना, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी, जिसमें रहता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और साथ में बोरोइंग को भी इंक्लूड नहीं करना सेगमेंट की लायबिलिटी में, बोरोइंग को भी इंक्लूड नहीं करना। ये जो आइटम है जनरल पॉइंट, ये काम के हैं, आपको कहीं पे भी किसी भी इसमें इसका यूज़ हो सकता है। तो ये अभी अपने को वापस बात करना है कि ये जो 3 टाइप के अपन ने सेगमेंट बोले, इनके रिपोर्टिंग के क्या रिक्वायरमेंट है, बराबर, उसको अपन आगे बढ़ाते। बिजनेस सेगमेंट, geographical segment by location of asset, geographical segment by location of customer, बराबर। ये जो 3 टाइप के सेगमेंट की अपन ने बात किए थे,
आइदर बिजनेस सेगमेंट और geographical segment will be, तो या तो geographical segment या business segment will be selected as primary segment, उसको बोला गया है primary segment. And the other will be then secondary segment, will be primary segment. तो बिजनेस सेगमेंट या ज्योग्राफिकल सेगमेंट, इसमें प्राइमरी सेगमेंट किसको बोलेंगे? तो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क एंड रिवार्ड है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है या लोकेशन ऑफ द बिजनेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्राइमरी सेगमेंट किसको बोलेंगे. बराबर. प्राइमरी सेगमेंट to which the business risk and reward of the enterprise is more significantly associated, बोलो. तो आपके बिजनेस की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क एंड रिवार्ड है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और नुकसान होने के चांस, अनसर्टेनिटी, वो ज़्यादा काय के ऊपर लिंक्ड है? क्या वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है या आपके लोकेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है? तो जिसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी सेगमेंट, और इधर बोलेंगे सेकेंडरी सेगमेंट. तो सेकेंडरी सेगमेंट में क्या आ गया? अदर देन प्राइमरी सेगमेंट. तो जो प्राइमरी सेगमेंट नहीं है वो सेकेंडरी सेगमेंट बन जाएगा. बराबर. इफ बोथ, इसका मतलब हुआ कि आपके जो रिस्क एंड रिवार्ड है एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रोडक्ट सर्विसेज और लोकेशन दोनों के ऊपर ही मोर और लेस बराबर का डिपेंडेंट है, दोनों पे ऊपर मोर और लेस बराबर का डिपेंडेंट है, ऐसी सिचुएशन होंगी तो बोलता है कि इफ बोथ देन, तब क्या करना? देन एक ऑल्टरनेटिव बोलता है बिजनेस सेगमेंट एज प्राइमरी सेगमेंट. तो बिजनेस सेगमेंट यानी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला, उसको प्राइमरी बना लो और ज्योग्राफिकल सेगमेंट को सेकेंडरी बना दो. तो ये कब? जब आपको लगता है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो प्रोडक्ट पे भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड, और लोकेशन पे भी उतनी, दोनों में बराबरी का उसका इफेक्ट दिख रहा है. तब आपके पास एक रास्ता देता है कि बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी बना दो और ज्योग्राफिकल सेगमेंट को सेकेंडरी बना दो. इसका मतलब इस पे से ध्यान दो कि बिजनेस सेगमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिख रहा है एएस में. दूसरा रास्ता देता है और उसको बोला गया है मैट्रिक्स अप्रोच.
इसका मतलब होगा दोनों को आप प्राइमरी सेगमेंट की तरह फुल इंफॉर्मेशन दोगे। तो मैट्रिक्स अप्रोच मतलब आप बिजनेस सेगमेंट की भी पूरी डिटेल जानकारी दोगे, सेकेंडरी जो लोकेशन वाले सेगमेंट है उनकी भी पूरी जानकारी दोगे, ज्योग्राफिकल सेगमेंट की भी पूरी जानकारी दोगे। तो ये है आपका, अगर दोनों के साथ वो इक्वली एसोसिएटेड होगी तो रिस्क एंड रिवार्ड इक्वली एसोसिएटेड है दोनों के साथ, तब ये वाली सिचुएशन आएगी। हमेशा ऐसा रहेगा ऐसा नहीं है। अदरवाइज आप चूज करो कि भी आपके एंटिटी की रिस्क एंड रिवार्ड ज़्यादा किससे ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट सर्विसेज पे, तो बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी सेगमेंट हो गया और लोकेशन वाला ज्योग्राफिकल सेगमेंट वो सेकेंडरी हो गया। अब देखिए कि जो प्राइमरी सेगमेंट रहेगा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की है, प्राइमरी सेगमेंट के बारे में। जो सेकेंडरी सेगमेंट है उसके बारे में जानकारी कम देने की है। आइटम्स टू बी रिपोर्टेड, यानी काय की जानकारी आपको डिस्क्लोज करने की है। आइटम्स टू बी रिपोर्टेड, यहाँ पे भी आइटम्स टू बी रिपोर्टेड। Items to be reported, एक्सटर्नल रेवेन्यू। एक्सटर्नल रेवेन्यू बोला मतलब बाहर वालों से जो कमाया। इंटरनल रेवेन्यू यानी जो आपस में एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को गुड्स सर्विसेज दे करके जो कमाया वो इंटरनल रेवेन्यू। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को भेजा, वो इंटरनल हो गया। सेगमेंट रिजल्ट, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस, तो सेगमेंट का रिजल्ट प्रॉफिट लॉस। सेगमेंट के एसेट्स, सेगमेंट की लायबिलिटी, एडिशन टू फिक्स एसेट, तो इस सेगमेंट में फिक्स एसेट में एडिशन हुआ होगा तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर यानी जैसे डेप्रिसिएशन है वो भी डिस्क्लोज करो, नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऑफ दैट सेगमेंट। एंड reconciliation with the final account figures, reconciliation with the final account figure बोलो, financial statement figure बोलो, final account figures of revenue, result एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये चार चीज़ों के फिगर को रिकंसाइल भी करो। मतलब जैसे आपने यहाँ पे अभी अपन आगे देखेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट वगैरह, तो आपने यहाँ पे मान लो 5 सेगमेंट में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहे हैं। अब वो 5 सेगमेंट की सेल की फिगर को किसी ने टोटल लगाया
और प्रॉफिट लॉस में जो सेल का फिगर है वो मैच नहीं हो रहा। तो बताइए ऐसे से वो आपके सेगमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा क्या, रिलाय कर पाएगा क्या? वो बोलेगा यार ये फिगर अलग दिख रहा है, टोटल अलग आ रहा है, प्रॉफिट लॉस में अलग दिख रहा है ना। इसलिए उनको रिकंसाइल करना है, क्योंकि अभी आप आगे देखोगे कि पूरे के पूरे सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट में नहीं आएंगे। तो आपने यहाँ पे जो रिपोर्ट किया है उसके अलावा कुछ सेगमेंट बच जाते हैं आपके, तो आप उन सेगमेंट को अलग से रिकंसिलेशन के तौर पे लेना पड़ता है, ताकि 5 सेगमेंट के में जो इन्फॉर्मेशन आई प्लस जो बच गए उनको एक रिकंसिलेशन के तौर पे लिया, ताकि टोटल फिगर मेरे प्रॉफिट लॉस से रिजल्ट टैली होना चाहिए, रेवेन्यू टैली होना चाहिए, ठीक है, और बैलेंस शीट से मेरा एसेट टैली होना चाहिए, लायबिलिटी टैली होना चाहिए। तब तो लोगों को लगेगा ठीक है भाई ये सेगमेंट इंफॉर्मेशन रिलायबल है। इधर जो सेकेंडरी नेचर के सेगमेंट कहलाएंगे, इनके बारे में इनमें क्या डिस्क्लोजर करना है, तो इनमें बोलता है एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक तो ये बताना है, दूसरा सेगमेंट एसेट ये बताना है, और तीसरा एडिशन टू फिक्स एसेट। बस इतनी जानकारी देना है, एडिशन टू फिक्स एसेट, इतनी जानकारी देना है। तो इसका मतलब इस पे से आप समझ सकते हो कि प्राइमरी सेगमेंट के बारे में डिटेल्ड जानकारी है, सेकेंडरी सेगमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ये मेन फर्क हो जाता है सेगमेंट में, प्राइमरी और सेकेंडरी में। यानी कि प्राइमरी सेगमेंट क्योंकि आपके बिजनेस के रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो ज़्यादा एसोसिएटेड है, इसलिए आप उसको ज़्यादा डिटेल में पूरी जानकारी जो है यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर है, उसके बारे में जानकारी आप पूरी यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि ये जो सेकेंडरी सेगमेंट है ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इनके बारे में आप थोड़ी जानकारी यूज़र को दे रहे हो। इसको फिर से क्लासिफाई करेंगे। प्राइमरी सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट बोला मतलब जिसके बारे में आप डिटेल जानकारी देने वाले हो। अदर सेगमेंट यानी जो बच गए, जो प्राइमरी सेगमेंट वाले में बच गए सेगमेंट, इसका मतलब प्राइमरी सेगमेंट में मान लो मेरे 10 सेगमेंट है तो 10 के 10 की डिटेल जानकारी देना है ऐसा नहीं है। हो सकता है जो मेरे को क्राइटेरिया AS17 बताता है उसमें मान लो कि 10 में से 7 सेगमेंट रिपोर्टेबल आएंगे तो मेरे को 7 के बारे में डिटेल जानकारी देना है, या 6 रिपोर्टेबल आएंगे तो 6 के बारे में, 5 रिपोर्टेबल आएंगे तो 5 के बारे में, उतने की डिटेल जानकारी देना है। बाकी के बारे में बाकी का क्या करेंगे वो भी देखेंगे अभी अपन। रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है सिलेक्टेड एज पर क्राइटेरिया, ये जो अदर सेगमेंट है बचे हुए जो रिपोर्टेबल सेगमेंट में नहीं आएंगे, जो बच गए अदर सेगमेंट, टू बी क्लब्ड। तो मान लीजिए अदर सेगमेंट में 3 बचे, 4 बचे तो उनको क्लब करना है, टू बी क्लब्ड एंड इंक्लूडेड फॉर रिकंसिलिएशन। एक समझाने के लिए ऐसी अगर बोलूं
कि मेरा ए सेगमेंट रिपोर्टेबल है, बी सेगमेंट रिपोर्टेबल है, सी सेगमेंट रिपोर्टेबल है, बराबर। इसके अलावा और 3-4 सेगमेंट है जो रिपोर्टेबल नहीं है, तो उनको मैं क्लब कर लूंगा अदर्स, ताकि यहां जो टोटल फिगर आएगा, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे रेवेन्यू बताया, सेल बताया, एक्सटर्नल रेवेन्यू, सेल्स एक्सटर्नल, तो इसका फिगर, इसका फिगर, इसका फिगर तो अलग अलग दिखेगा, और बचे हुए 3-4 के जो सेल है वो मिला के लिख देंगे, तो टोटल ये जो सेल रहेगा ये प्रॉफिट लॉस से टैली हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बराबर। ये इसका पर्पज है। तो ये अदर सेगमेंट यानी ये हो गया, और ये रिपोर्टेबल सेगमेंट में ये आ गए, ठीक। अब सवाल उठता है कि इनका क्या क्राइटेरिया है, रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए एक तो 10% वाला क्राइटेरिया है, 10% और मोर ऑफ, तो ध्यान दीजिए 10% और मोर ऑफ रेवेन्यू, काय का 10% और मोर, रेवेन्यू का, रेवेन्यू यानी कौन सी, तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों मिला के, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेल को मिला के आप चेक करो, अगर टोटल सेल का ये 10% या उससे ज्यादा है तो रिपोर्टेबल, और दूसरा रिजल्ट, रिजल्ट में कैसा कंपेयर करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो आप गलत कर सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू में तो आपको ध्यान रहेगा, पर रिजल्ट के मामले में तो मैं अभी भी थोड़ा सा बता देता हूं, बाद में जब अपन एग्जाम्पल लेंगे तो उस समय आपको बता दूंगा, तो आपको ध्यान में रहेगा। रिजल्ट और 3 एसेट्स, तो इसका मतलब हो गया, और देख रहे हैं ना, यानी 3 में से किसी भी एक में अगर वो बैठ गया, तीनों में बैठे कोई मना ही नहीं है, बट 3 में से किसी भी एक में बैठ गया तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। यानी उन्होंने 10% को एक कट ऑफ मान लिया कि जिसका सेल टोटल के सेल में से 10% है उससे ज्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट है, उसकी अलग से डिटेल जानकारी दो। चलो सेल नहीं है बट उसके एसेट टोटल के 10% से ज्यादा है तो उसको रिपोर्टेबल बोला, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट माना। चलो वो भी नहीं है तो प्रॉफिट लॉस, अब प्रॉफिट लॉस में कैसे कंपेयर करना है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट है, कोई प्रॉफिट बता रहा होगा, कोई लॉस बता रहा होगा, सब सेगमेंट प्रॉफिट में होंगे ऐसा तो कभी कभी होगा, सब सेगमेंट लॉस में है ऐसा भी कभी कभी होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में कुछ सेगमेंट लॉस में। तो मैं किसका 10% चेक करूं, प्रॉफिट लॉस मिला के जो नेट आया उसका, नो, पूरे प्रॉफिट वाले का टोटल लगाओ, पूरे लॉस वाले का टोटल लगाओ, और इसमें से जो बड़ा फिगर है उसका 10%, पूरे प्रॉफिट वाले का टोटल, पूरे लॉस वाले का टोटल, अब इसमें से जो बड़ा फिगर है उसका 10%, 10% ऑफ द रिजल्ट वाला। अब ये तो मेरे को लेना ही है, 10% और मोर में जो बैठ रहे हैं ये तो मेरे को रिपोर्टेबल में लेना ही है, एंड जो लास्ट ईयर इन 10% क्राइटेरिया, इसका मतलब इस साल तो वो 10% में नहीं बैठ रहा, बट पिछले साल वो 10% में किसी भी एक में बैठ रहा था, तो भी उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट बोलेंगे, तो भी उसको रिपोर्ट करना है, मतलब डिटेल जानकारी देना है। अगर ऐसा नहीं भी है, मैनेजमेंट को अपने मन से अगर लगता है कि कोई सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, उसकी जानकारी वो अलग से देना पसंद कर रहे हैं तो भी दे सकते हैं, इसका मतलब वो मैनेजमेंट की चॉइस है, वो क्राइटेरिया में तो नहीं बैठ रहा, बट मैनेजमेंट को लगता है कि इसकी जानकारी देना चाहिए तो भी वो दे सकते हैं, सिलेक्टेड बाय मैनेजमेंट।
एडेड यानी ये होने के बाद एक और क्राइटेरिया है, तो एडेड टू मेक to make 75% of एंटरप्राइज रेवेन्यू। एंटरप्राइज रेवेन्यू बोला मतलब एक्सटर्नल रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ, आपने इसके हिसाब से जो भी सेगमेंट है वो तो लेना ही है, ठीक है। उसके बाद आपका पिछले साल अगर कोई 10% में बैठ रहा था तो भी लेना है। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर इच्छा है कोई लेना है तो भी लेना है। अब ये तीनों टाइप के इसमें जो जो सेगमेंट आ गए उनकी जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसका टोटल लगाया तो पता चला 70% ही हो रहा है। तो ये एक क्राइटेरिया और है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट की जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% कम से कम रहना चाहिए। आपका तो 70% आ रहा है, तो और सेगमेंट ऐड करो और कोई, ताकि ये 75 के या उसके ऊपर चले जाए, बराबर। ऑलरेडी अगर ये जो अपन ने निकाला था यही अगर मान लो 75% या उससे ऊपर आ गया तो फिर आपको और ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पर अदरवाइज आपको इसको 75% पे लाने के लिए ऐड करने का रहेगा। तो 10% क्राइटेरिया में जो आ रहा वो तो लेना ही है। पिछले साल जो 10% में था पर अभी नहीं आया उसको भी लेना है। मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से बोला उसको भी लेना है। इसके अलावा जब इतने को आप देखोगे तो वो एक्सटर्नल रेवेन्यू का कम से कम 75% उसमें आना चाहिए। नहीं आया तो और ऐड करो ताकि वो 75% कम से कम बन जाए। बचे हुए सेगमेंट अदर सेगमेंट में उनको क्लब करके एक फिगर उनका दिखते जाएगा। अब आ जाते हैं कि भाई सेकेंडरी सेगमेंट में क्या करेंगे। सेकेंडरी सेगमेंट में रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट। अदर्स यानी जो रिपोर्टेबल की क्राइटेरिया में नहीं बैठेंगे, अदर्स को पहले निपटा देते। अदर्स टू बी इग्नोर्ड, मतलब इसको रिकंसिलेशन वगैरह के लिए लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इनको, टू बी इग्नोर्ड। रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है इनके बारे में क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे करेंगे। जैसे अभी अपन ने प्राइमरी सेगमेंट के बारे में देखा, अब इसमें कैसे अपन सिलेक्शन करेंगे। तो अगर ये बिजनेस सेगमेंट है, सेकेंडरी सेगमेंट में अगर ये बिजनेस सेगमेंट है तो 10% और मोर ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू, ध्यान दीजिए प्राइमरी वाले में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के था, पर यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल रेवेन्यू। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेकेंडरी सेगमेंट की जो जानकारी देना है उसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो 10% और मोर ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू और एसेट्स का 10% और मोर। एसेट्स यानी सेगमेंट एसेट, लायबिलिटी यानी सेगमेंट लायबिलिटी, ठीक है। और इसकी रिपोर्टिंग क्या करना है, यानी ये बिजनेस सेगमेंट है तो आप रिपोर्टिंग क्या करोगे। जैसे प्राइमरी सेगमेंट के बारे में तो आपने देख लिया, ये रिपोर्टिंग करना है। अब इसमें रिपोर्टिंग क्या करोगे तो यहीं पे लिख देते अपन, रिपोर्ट। तो बिजनेस सेगमेंट में रिपोर्ट क्या करोगे, तो जो रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गया उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट करो, एसेट्स रिपोर्ट करो
और एडिशन टू फिक्स एसेट रिपोर्ट करो। एडिशन टू फिक्स एसेट रिपोर्ट करो। अब आ जाते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय कस्टमर। ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ कस्टमर या मार्केटिंग सेंटर। तो इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा रिपोर्टेबल के लिए? तो 10% और मोर ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू, क्योंकि ये मार्केटिंग सेंटर है, यानी यहाँ पे एसेट सिग्निफिकेंट नहीं रहते मार्केटिंग सेंटर में, इसलिए उन्होंने उसको लिंक उससे नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बोला ये मार्केटिंग सेंटर है यानी रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है। तो अगर जिस सेगमेंट की 10% या ज़्यादा रेवेन्यू है उसको रिपोर्ट करो, रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्या रिपोर्ट करना है? रिपोर्ट क्या करोगे, क्या क्या जानकारी दोगे? तो बोलता है एक्सटर्नल रेवेन्यू, बस उतनी जानकारी देना है। एक्सटर्नल रेवेन्यू बस इतनी ही जानकारी देने का है, बाकी की कोई और जानकारी नहीं देने का है। अब अगर ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ एसेट होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोड्यूसिंग वाला सेंटर होगा, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा रिपोर्टेबल डिसाइड करने के लिए? तो 10% और मोर। अब ध्यान दीजिए ये प्रोड्यूसिंग वाला ये है लोकेशन सेगमेंट है, तो यहाँ माल बिक रहा है ऐसा नहीं है, यहाँ माल बन रहा है, और माल बनाने के लिए एसेट, मैन्युफैक्चरिंग के जगह पे एसेट बहुत सिग्निफिकेंट रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला 10% और मोर ऑफ एसेट। तो जिसके एसेट 10% या उससे ज़्यादा है वो रिपोर्टेबल कहलाएंगे। क्या रिपोर्ट करना है, क्या डिस्क्लोज करना है? तो एसेट डिस्क्लोज करना है सेगमेंट के, और एडिशन टू फिक्स एसेट डिस्क्लोज करना है। एडिशन टू फिक्स एसेट डिस्क्लोज करना है। थोड़ा ध्यान से रखोगे तो बराबर ख्याल में आ जाएगा कि बिजनेस सेगमेंट के लिए ये दोनों मिला के बन गया है। बिजनेस सेगमेंट के लिए दोनों मिला के है, बराबर। ये हो गया आपका कि आपके बिजनेस को आपने सेगमेंट में डिवाइड किया। सेगमेंट में बिजनेस सेगमेंट है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट में लोकेशन बाय कस्टमर, यानी मार्केटिंग कहाँ करते हो, बेचते कहाँ हो। ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ एसेट है, यानी बनाते कहाँ हो, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हो। अब इसमें से पहले तो डिसाइड करो कि प्राइमरी सेगमेंट कौन सा ट्रीट करना है, सेकेंडरी कौन सा। वो काहे पे डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल रिस्क एंड रिवार्ड है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से ज़्यादा रिलेटेड है तो प्राइमरी सेगमेंट। अगर आपके बिजनेस के रिस्क एंड रिवार्ड लोकेशन से ज़्यादा कलेक्टेड है तो वो प्राइमरी बन जाएगा, और बचा हुआ जो रहेगा वो सेकेंडरी बन जाएगा, बराबर। तो प्राइमरी सेगमेंट की डिटेल जानकारी देना है, उसकी रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बताना है, रिजल्ट बताना है, प्रॉफिट लॉस, एसेट बताना है, लायबिलिटी बताना है, एडिशन टू फिक्स एसेट, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, है ना, और उसके रिजल्ट को रिकंसाइल भी करके दिखाना है बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस के फिगर से। रिपोर्टेबल का सिलेक्शन का क्राइटेरिया बता दिया। सेकेंडरी सेगमेंट में थोड़ी सी जानकारी देना है, ज़्यादा जानकारी नहीं। उसमें भी फिर रिपोर्टेबल कैसे सिलेक्ट करेंगे और क्या जानकारी देंगे वो बता दिया। जो रिपोर्टेबल नहीं है उनको इग्नोर कर देंगे, कोई रिकंसिलेशन उसमें करने का नहीं है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं इनको सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, बराबर, क्योंकि इसमें आपको एक तो सेगमेंट सिलेक्ट करना है ना, कि एक सेगमेंट यानी क्या, एक सेगमेंट यानी क्या, एक सेगमेंट में क्या क्या लूँ, ये 4 प्रोडक्ट को एक सेगमेंट में लूँ कि 2 को लूँ कि क्या। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि सेगमेंट सिलेक्शन के लिए आप सबसे बेस्ट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप जो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूज करते होंगे क्राइटेरिया, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशनल के लिए ये सब चीज़ों पे ध्यान देता है, तो उसी को बेस बनाओ। मतलब AS 17 के लिए सब कुछ आपको जीरो से शुरू करके देखना है ऐसा नहीं बोलता,
वो बोलता है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट देते हो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिपोर्ट देते हो, तो उसमें आप क्या बेसिस पे देते हो? क्या आपके 2 प्रोडक्ट एक ग्रुप में, 3 को एक साथ ऐसे करके देते हो आप, बराबर? लोकेशन को कैसे ग्रुपिंग करते हो आप? क्या एक एक शहर को अलग अलग जानकारी देते क्या आप अपने डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को? तो पता चलेगा कि नहीं। तो उसमें से सिलेक्ट करो सेगमेंट जो डेफिनेशन के हिसाब से मीट होना चाहिए, डेफिनेशन में बैठना चाहिए, बराबर? तो वो डेफिनेशन में बैठ जाए तो आपने जो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया उस पे से। पर कई बार क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इतने बारीक बारीक डिटेल थोड़े देते हैं, उनको तो बहुत ब्रॉड डिटेल दिए जाते हैं। तो हो सकता है वहाँ से हमको ये सेगमेंट की जानकारी ना मिल पाए, हो सकता है वहाँ सेगमेंट की जानकारी ना मिल पाए, क्योंकि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप कहाँ 4-4 प्रोडक्ट के ग्रुप बना बना के डिटेल देते रहोगे, है ना? तो फिर क्या बोलता है, उससे लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से नीचे का जो लेवल होगा उनको आप डिटेल देते होंगे ऑपरेशनल पर्पस के लिए, कंट्रोल पर्पस के लिए, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिटेल जो देते हैं उसमें से देखो, हो सकता है उसमें थोड़ी डिटेल जानकारी मिल जाए। अगर उसमें से भी जो हमारे डेफिनेशन में बैठे ऐसा नहीं मिल रहा है तो उसके भी नीचे वालों को अगर आप डिटेलिंग देते होंगे तो मतलब सबसे टॉप वाले को पहले देखो, बट पॉसिबल है कि उसमें उतना डिटेल जानकारी ना मिले कि जिसमें से मैं अपने सेगमेंट डिसाइड कर पाऊं। तो इसका मतलब सेगमेंट डिसाइड करते समय टू डिसाइड सेगमेंट, मतलब सेगमेंट में क्या क्या आना चाहिए। टू डिसाइड सेगमेंट पहले आप क्या देखो, रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, और डेफिनेशन में फिट बैठना चाहिए। आपको लगेगा कि यार ये तो इतना ब्रॉड है, ये तो डेफिनेशन बैठता ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो बोलता हर एक जिसकी रिस्क एंड रिवार्ड अलग अलग है और जो डिस्टिंग्विशेबल है वो अलग। यहाँ तो बड़ा ब्रॉड ब्रॉड है, खूब क्लबिंग है। तो फिर नीचे लेवल पे जाओ, लोअर लेवल, उसके नीचे लेवल, बराबर? अगर उस पे भी काम ना बने तो फर्दर लोअर लेवल, टिल लास्ट लेवल रीच्ड। तो आपके 3 लेवल है, 4 लेवल है, वहां तक नीचे तक जाओ और देखो कि आपका काम बन रहा है। नहीं बनेगा तो फिर तो आपको मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा डेफिनेशन के हिसाब से किसको किसको सेगमेंट दो। बट अगर यहां से काम बन जाए तो फिर तो अच्छी बात है। अब टू डिसाइड प्राइमरी रिपोर्टिंग सेगमेंट किसको ट्रीट करना भाई, कि भाई प्राइमरी कौन है, बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन प्राइमरी है कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट बाय एसेट प्राइमरी है, प्राइमरी कौन सा है, ये डिसाइड करने के लिए वो बोलते हैं कि आप रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑब्लिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो रिपोर्टिंग करते होंगे उसको देखो, उसको, क्योंकि यहाँ पे देखो हम ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क एंड रिवार्ड की बात कर रहे हैं, तो शायद ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क एंड रिवार्ड अगर बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से ज़्यादा कनेक्टेड है तो डेफिनेटली आप इन लोगों को जो डिटेल देते होंगे उसमें प्रोडक्ट सर्विसेज का इंपॉर्टेंस दिखेगा, लोकेशन का उतना नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि लोकेशन वाइज रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इनको जो रिपोर्टिंग देते होंगे उसमें आप लोकेशन वाइज ब्रेकअप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कम इंपॉर्टेंस देते होंगे, क्लबिंग करते होंगे। तो बोलता है कि इसमें से अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके एंटरप्राइज की रिस्क एंड रिवार्ड ज़्यादा क्लोजली कैसे एसोसिएटेड है तो सिलेक्ट कर लो, उसको प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी, इस पे से कर लो। अदरवाइज अब नीचे लेवल पे नहीं जाने का, बराबर है? अदरवाइज डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट टू डिसाइड
क्योंकि जितने लोअर लेवल पे जाओगे वहाँ पे ओवरऑल रिस्क एंड रिवार्ड का चक्कर नहीं रहता, वहाँ ऑपरेशनल चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है, बराबर है। तो इसलिए इस पर्पज़ के लिए क्या बोलता है, टॉप लेवल वालों की रिपोर्टिंग में से आपका काम बनता है तो बनने का, ठीक है, नहीं तो सीधे क्या करो, आप खुद रिस्क एंड रिवार्ड की एनालिसिस करके देखो कि आपके बिजनेस के, आपके एंटिटी की रिस्क एंड रिवार्ड किससे ज़्यादा कनेक्टेड है, उसको प्राइमरी बोल दो, बाकी को सेकेंडरी बोल दो। बट जब आप सेगमेंट डिसाइड करना चाहते थे कि ये सेगमेंट में क्या आएगा, ये सेगमेंट में क्या आएगा, ये सेगमेंट में क्या आएगा, तो उस समय आप पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ को देखो, नहीं काम बना, उससे नीचे वाले को देखो, उससे भी काम नहीं बना, उससे नीचे वाले को देखो, लास्ट लेवल तक जाओ और वहां से भी काम नहीं बनेगा तो फिर तो नेचुरल है मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके इतना पार्ट तो मैंने बता दिया। अब इसमें अपन इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, पर उसके पहले अगर आपको कुछ जनरल बोलना है, पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम वो देखते हैं। सर जो वहाँ पे 10% ऑफ रिजल्ट लिखा है, हाँ। तो उसमें जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का टोटल लगाने बोले थे, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट का है कि प्राइमरी सेगमेंट पूरे का है या ओवरऑल? देखिए आप वहाँ पे रिपोर्टेबल ही डिसाइड कर रहे हैं, अभी तो आप क्या कर रहे हैं, रिपोर्टेबल ही डिसाइड कर रहे हैं। तो जब रिपोर्टेबल ही डिसाइड नहीं हुआ है तो रिजल्ट ऑफ रिपोर्टेबल कैसे लूंगा मैं, ये बताइए, समझा मेरा पॉइंट? यस सर। तो नेचुरल है, इसका मतलब मैं टोटल का ले रहा हूं। मैंने बोला भी कि रेवेन्यू ऑफ ऑल टुगेदर, एंटरप्राइज रेवेन्यू बराबर एसेट, पूरे एसेट का 10%, पर आपके शायद ध्यान में नहीं आया तो अभी समझ लो कि जब मैं रिपोर्टेबल बोल रहा हूं वही तो डिसाइड करना है, तो इसका मतलब मेरे पूरे सेगमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट किसका किसका है, निगेटिव किसका किसका, उसका टोटल। मैंने बोला भी था अपन जब एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस सर। चलिए तो फिर अपन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 16th नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन। number question. Messrs Nathan Limited has 3 segments, namely P, Q and R. The total assets of the company are rupees 15 crore. Segment P has 4 crore, segment Q 6 crore and segment R has 5 crore. फिर बोलता है deferred tax asset included in the asset of each segment are P में 1 crore, इसमें 0.9 crore, इसमें 0.8 crore. The accountant contains that all these 3 segments are reportable segment. Comment. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि जो सेगमेंट एसेट है उसमें अपन इनकम टैक्स एसेट यानी डेफर टैक्स एसेट को इंक्लूड नहीं करते, बराबर। तो इसलिए सबसे पहले अपने को वो एसेट करेक्ट करके देखना पड़ेगा, तब अपने को क्राइटेरिया लगाना पॉसिबल होगा। सेगमेंट, तो उसने ये 3 सेगमेंट में अपने इसको डिवाइड किया, P, Q और R, और टोटल भी लगा लेते उसका, बराबर P, Q एंड R और उसका टोटल। एसेट एज गिवन जो उसने हमको दिया, तो बोलता है कि भाई इसके 4 करोड़ हैं, इसके
6 करोड़ हैं, इसके 5 करोड़ हैं और ऐसे टोटल 15। तो आप देख सकते हो कि तीनों को अगर आप देखोगे तो 10% क्राइटेरिया में तीनों बैठ रहे हैं। तो इसीलिए उनका अकाउंटेंट बोल रहा है कि वे तीनों रिपोर्टेबल हैं। लेकिन अपने को देखना है कि ये एसेट ही गलत है। इसमें से पहले लेस डेफर्ड टैक्स एसेट को हटा देता हूँ। डेफर्ड टैक्स एसेट उसने बोला कि इसमें है 1 करोड़, इसमें है 0.90, इसमें है 0.80, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 2.70। अब ये मैं हटा दूंगा तो मेरा सेगमेंट एसेट का करेक्ट फिगर आ जाएगा। सेगमेंट एसेट 3, 5.10, 4.20 और ये 12.3। अब 12.3 का 10% बोला तो 1.23 होता है। ये तीनों भी 1.23 से ज़्यादा है, मतलब 10% क्राइटेरिया में तीनों बैठ रहे हैं। तो देखिए, भले ही अकाउंटेंट का कंटेंशन करेक्ट भी हो, लेकिन अगर उसने वो टोटल एसेट के बेसिस पे बोला था तो वो गलत आर्ग्यूमेंट है। इसके बेसिस पे ये करेक्ट है। ऑल 3 segment have 10% or more of total assets. Therefore, all 3 are reportable segment. तो आपके लिए मेन ध्यान देने की बात है कि उसमें से इनकम टैक्स एसेट को हटा के और फिर कंपेयर करने का है। किसी को इसमें कोई पॉइंट रहा तो बताने का। क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. Mac Limited gives the following data regarding to its 6 segments. सेगमेंट एसेट दिया है, सेगमेंट रिजल्ट दिया है, सेगमेंट रेवेन्यू दिया है और बोलता है द अकाउंटेंट कंटेन दैट सेगमेंट ए एंड बी अलोन आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। इज ही जस्टिफाइड इन हिज व्यू? डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। चलिए अपन लेते हैं। अब इसके 6 सेगमेंट हैं। A, B, C, D, E, F टोटल। अब देखिए सेगमेंट एसेट। सेगमेंट एसेट इसके 80, 160, 60, 40, 40, 20, 400। अब मैं यहीं पे इसकी मार्किंग करूँगा 10% और मोर, तो मतलब 40 और मोर है ना। 400 का 10% यानी कितना हो गया 40। तो आप 10% और मोर बोलो या बोल दो 40 एंड मोर। तो ये 40 एंड मोर में आ रहा है, मतलब ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया। ये 40 एंड मोर में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सिर्फ ये उसमें नहीं बैठ रहा है बराबर। तो इसका मतलब एसेट वाले क्राइटेरिया में ही ये इतने आइटम तो कवर्ड हो गए, इतने सेगमेंट तो कवर हो गए। चलिए अब देखते हैं सेगमेंट रिजल्ट।
सेगमेंट रिजल्ट। अब सेगमेंट रिजल्ट में अपने को पॉजिटिव वाले अलग देखना है, निगेटिव वाले अलग देखना है। ये 100 प्रॉफिट बता रहा है और ये दूसरा वाला जो है ये 380 का लॉस बता रहा है, ठीक, लॉस। फिर ये 20 प्रॉफिट, ये 20 प्रॉफिट है ना। फिर ये अगेन लॉस वाला आ गया। फिर ये 60 भी प्रॉफिट है। तो इसका मतलब प्रॉफिट वाले का टोटल देखेंगे, मतलब ऑल सेगमेंट विच हैज़ पॉजिटिव रिजल्ट, तो इट कम्स टू 200 एंड ऑल सेगमेंट विच हैज़ निगेटिव रिजल्ट तो इट कम्स टू 400। बराबर, ये समझ में आ गया। इसी का टोटल उसने 200 दिया है आपको, इसी का टोटल 200 दिया है। तो आपने किसका 10% लेना है, तो बोलता है कि पॉजिटिव रिजल्ट का टोटल, निगेटिव रिजल्ट का टोटल, विच एवर इज हायर। तो हायर फिगर कौन सा है, ये। अब ये माइनस है कि प्लस है, इग्नोर कर देने का। ये माइनस है कि प्लस है, इग्नोर कर देने का। नहीं तो आप -40 से कंपेयर करोगे, 40 से कंपेयर करो। तो अब जिसका भी रिजल्ट 40 एंड अबाउ है तो 400 का 10%, पॉजिटिव वाला बड़ा रहे या निगेटिव वाला बड़ा रहे, जो भी बड़ा है उसका 10%, बट उसका रिजल्ट का साइन फिर इग्नोर कर देने का। 40 और मोर, 40 या ज्यादा, ये है, ये भी है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बराबर। तो इसका मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो ये 3 बैठ रहा है इसमें। अब क्या था इसके बाद, रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू 600, 1240, 160, 120, 160, 120 है ना, और इसका टोटल है 2400। तो अपन बोलेंगे 240 और मोर, 240 या उससे ज़्यादा। ये बैठता है, ये बैठता है, बराबर है। ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा। तो उसके अकाउंटेंट ने क्या देखा कि ए और बी तीनों में बैठ रहे हैं, इसलिए उसने इनको रिपोर्टेबल बोल दिया, और ये तीनों में नहीं बैठ रहे तो बोला ये रिपोर्टेबल नहीं है। जबकि AS17 बोलता है कि किसी भी में एक में भी फिट बैठ गया तो रिपोर्टेबल है। तो तीनों में वो रिपोर्टेबल रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। अकाउंटेंट is wrong because as per AS17 it should fulfill at least one of the 3 10% threshold. Accountant is wrong because as per AS17 it should fulfill at least one of the 3 10% threshold and not all the 3. तो उसका कंटेंशन वो दिख रहा है कि वो तीनों कवर होना चाहिए, तो तीनों नहीं, एटलीस्ट 1। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले ही इसमें 5 कनेक्टेड थे, F नहीं था, बट सेकंड वाले में F भी कवर्ड हो गया। इसका मतलब ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल, ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल। तो इसमें सभी को रिपोर्टिंग में लेना पड़ेगा, किसी को भी अदर सेगमेंट करके क्लबिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी को रिपोर्टेबल करके लेना पड़ेगा।
किसी को इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके जनवरी 21 की एग्ज़ाम में, नवंबर 20 की एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, उसको भी देख लेते अपन। क्वेश्चन नंबर 50 जनवरी 21, वैसी है इसमें भी 5 सेगमेंट दिया है और वही पूछा है। द सीनियर अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट पी अलोन शुड बी रिपोर्टेड, इज ही जस्टिफाइड इन हिज व्यू, एग्जामिन। वही क्वेश्चन वही है, सिर्फ फिगर्स अलग है, उनको देख लेते हैं अपन। पांच सेगमेंट और उसका टोटल। पी क्यू आर एस टी टोटल segment asset 80 30 20 20 10 टोटल 160। तो यहाँ क्राइटेरिया के हिसाब से 16 और मोर, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ ये नहीं है। तो ये राइट टिक मारा या उसी की जगह आर लिख सकते हैं, मतलब रिपोर्टेबल है, रिपोर्टिंग में आना चाहिए। अब सेगमेंट रिजल्ट तो पॉजिटिव वाले को लेंगे अलग, निगेटिव वाले को लेंगे अलग, बराबर। ये पहला वाला 190 निगेटिव है, दूसरा वाला फिर 10 10, ये 10, ये 10, फिर तीसरा ये निगेटिव है, और ये लास्ट वाला 30 पॉजिटिव। तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट का टोटल है 50, निगेटिव रिजल्ट का टोटल है 200, और इसीलिए वो 150 बता रहा है सबको मिला के। हमको यहाँ पे अब जो इनमें से बड़ा था, तो बड़ा टोटल है 200, तो 20 और मोर को लेने का है, जिसका भी रिजल्ट हो, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे निगेटिव रिजल्ट हो। तो ये 20 या मोर में बैठता है, और ये 20 या मोर में बैठता है, ये नहीं बैठता, ये नहीं बैठता, ये नहीं बैठता। अब सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू 620 80 60 80 60 टोटल 900। अब 900 में अपन बोलेंगे 90 और मोर, 90 और मोर, तो ये भी इसमें कवर होता है, बस एक ये नहीं कवर हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ पी तीनों में दिख रहा है, इसलिए उसने वो आर्ग्यूमेंट किया। पर अपने हिसाब से किसी भी एक में भी बैठ गया तो रिपोर्टेबल है। तो देख लो कि सभी सेगमेंट किसी ना किसी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे, इसलिए ऑल आर रिपोर्टेबल, ऑल आर रिपोर्टेबल। अकाउंटेंट का कंटेंशन गलत है। क्वेश्चन 51, ये तो आपके लिए छोड़ दिया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, 4 ही से दिया है इसमें, बराबर। तो इसको आप कर सकते हो, कोई इशू तो है नहीं उसमें।
इसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी सभी रिपोर्टेबल आए रहे हैं, किसी ना किसी इसमें बैठ रहे हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई मान लो वो आपको ऐसे 8-10 इसका दे दे, है ना, 8-10 का दिया। अब आपने 10 में से जब ये क्राइटेरिया लगाया तो मान लो कि भाई 4 ऐसे थे वो किसी न किसी में फिट बैठ रहे थे, तो वो 4 रिपोर्टेबल आ गए। तो आपने देखने का कि वो चारों की जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से, यहाँ नहीं दिया एक्सटर्नल और इंटरनल रेवेन्यू क्योंकि यहाँ उस पॉइंट को उसने पूछा नहीं है, पर अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो एक्सटर्नल रेवेन्यू इंटरनल रेवेन्यू दोनों देगा। तो सेगमेंट रेवेन्यू में ये 10% थ्रेशोल्ड के लिए दोनों लेंगे। बट फिर अपन ने देखने का कि यार 10 में से 4 रिपोर्टेबल आए, तो ज़रा चेक तो कर लो कि ये 4 का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% है क्या। इफ़ यस नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो नहीं है तो मैनेजमेंट को उसमें और सेगमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा। भले ही वो थ्रेशोल्ड में 10% में नहीं थे, बट इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि उसकी रेवेन्यू 75% कवर होना चाहिए। तो ऐसा भी वो आपसे पूछ सकता है। किसी को भी अब इसमें कोई भी पॉइंट कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन। सर वो डिसाइड प्राइमरी रिपोर्टिंग सेगमेंट में आपने बोला कि बोर्ड को जो रिपोर्ट दी जाती है वही देखते हैं और लोअर लेवल पे नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशनल चीज भी बात होती है। सो वो समझा नहीं। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना तभी समझेगा, ऐसे हर चीज़ एक बार में समझेंगे ऐसा नहीं रहता। लोअर लेवल वालों को ऐसा अपन बहुत छोटी छोटी डिटेल देते। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपका जो मार्केटिंग का ऑफिसर होगा, सेल्स ऑफिसर होगा, उसको आप क्या करोगे, डेटर की लिस्ट दे दोगे कि भाई इनके पैसे के तू जरा मॉनिटर कर, दोगे ना। अब मुझे बताइए वो डेटर की लिस्ट आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजोगे क्या कि ये डेटर की लिस्ट है, इन लोगों से पैसा लेना बाकी है करके, बताइए मुझे। ये फर्क होता है। तो लोअर लेवल वाले को डिटेलिंग ज़्यादा दी जाती है, टॉप लेवल वालों को ओवरऑल मेन पर्पस मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के दिया जाता है। ये फर्क होता है। यस, थैंक यू। बोलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन और कोई पॉइंट। तो हम पूरे बिजनेस के रिस्क की बात से देख रहे हैं, तो पूरे बिजनेस के रिस्क में क्या है, कौन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये लोअर लेवल वालों को नहीं दिया जाता है ना। उनका कोई मतलब ही नहीं, उनको देखना ही नहीं है। उनको अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अपने पर्टिकुलर एरिया को ही देखना है। बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है। तो उसकी रिपोर्टिंग में हो सकता है आपको मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क किससे ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर उसकी रिपोर्टिंग में आप प्रोडक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो इसका मतलब बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है आपके लिए। अगर उसकी रिपोर्टिंग में आप ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ कस्टमर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, मतलब वो आपके लिए प्राइमरी होगा। तभी तो आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते समय। बोलिए, किसी को और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ सर, जो 75% वाला क्राइटेरिया था, हाँ सर जब हम बाकी सेगमेंट्स को ऐड करेंगे हाँ। तो हम जहां तक 75% होता है उतने ही ऐड करेंगे ना सर? देखिए रिक्वायरमेंट क्या है आपको, यहां से देखो। आप पहले 10% देखने का है, फिर उसके बाद पिछले साल का 10% वाला कोई होगा तो उसको भी लेना है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट को अपनी मर्जी से कुछ लेना है तो वो भी लेना है। अब इतने लेने के बाद अगर आप 75% को कवर नहीं कर पाए हो तो बट नेचुरल आप उतना ही ऐड करेंगे जो 75% बन जाए, क्योंकि बाकी को लेने के लिए न तो वो किसी क्राइटेरिया में बैठता है, न तो मैनेजमेंट ने उसको चूज किया है। तो बट नेचुरल अगर 70 हो गया होगा तो अपन क्या देखेंगे, उसके बाद कोई एक सेगमेंट जो 5-6% का रेवेन्यू वाला होगा उसको इंक्लूड कर लो। ओके सर, थैंक यू। अपने मर्जी से मैनेजमेंट को लेना होगा तो ऑलरेडी ले लेगा।
उसको अपनी मर्जी से लगता है कि ये 2 सेगमेंट भले ही 10% में नहीं है पर मेरे को दिखा डिटेल बताना है तो वो पहले ही ले लेगा। इसलिए अब जो बच गए वो उसके चॉइस में भी नहीं है, तो अब उनको अपन मजबूरी में ही लेंगे। अगर 75% लिमिट लाना है तो उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। बोलिए, किसी को इसमें और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन है तो? क्या बोले? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। दोनों की फुल डिटेल देने का मतलब ज्योग्राफिकल सेगमेंट की भी फुल डिटेल देने का ये, और बिजनेस सेगमेंट की भी फुल डिटेल देने का मतलब सबको प्राइमरी समझ के सबकी डिटेल रिपोर्टिंग होगी। तो आप सेल्स प्रोडक्ट वाइज भी दोगे और सेल्स लोकेशन वाइज भी दोगे, ऐसा मतलब हो गया। समझ में आ गई बात? यस सर। किसी को और कोई पॉइंट और कोई क्वेश्चन? हेलो सर। बोलिए बोलिए सर कल के इसमें एक डाउट है सर, AS7 में। बोलो सर वो पूछूं अभी कि बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। सर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 पे क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन में एक सेंटेंस है सर। हाँ, उसका मीनिंग नहीं समझ रहा है। बोलो क्या है आप सेंटेंस? बताएंगे? अब सेंटेंस बोलोगे तब तो बताऊंगा क्या सेंटेंस है, बोलो। Where the items delivered vary in value from period to period, हाँ revenue should be based on the sales value of the item delivered हाँ, in relation to the total sales value of all items. क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो कि हिंदी मीडियम से, बताइए जरा। इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, फिर कैसे आप लोग ये सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते? मेरे जैसा जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो उसका मैं समझ सकता हूँ दर्द, क्योंकि भी उसको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती तो नहीं इंटरप्रेट कर पाता। अब आप लोग 98% स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए रहते हो, फिर भी आप नहीं कर पाते। अरे भाई वो ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मैगजीन्स है, अगर आपकी जो मैगजीन्स की वैल्यू है, सेल वैल्यू बोलो या कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, वो यूनिफॉर्म रहती है, एक सरी की साइज की आपकी मैगजीन रहती है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मैगजीन्स को बेस बना सकते हो कि भाई टोटल मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है 24 मैगजीन का, उसमें से इस ईयर में मान लो 8 मैगजीन डिलीवर होने वाली है, तो 8 मैगजीन का 8/24 इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में 12 मैगजीन डिलीवर होने वाली है तो 12/24 नेक्स्ट ईयर में, और जो बच गया वो थर्ड ईयर में, ऐसा करूंगा। यानी यहां पर क्या हो गया कि उनकी वैल्यू सिमिलर है, यूनिफॉर्म है, तो मैंने नंबर को बेस बना लिया। कितनी मैगजीन्स किस ईयर में, पब्लिकेशन से ही रिलेटेड आपने बोला, और वो AS7 नहीं होगा, AS9 होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मान लो कि नहीं, मेरी मैगजीन्स जो है हर पीरियड में अलग अलग साइज की रहती है, इसलिए उनका जो प्राइस रहता है वो भी अलग अलग होता है। कभी वो 200 रुपए की रहती है, कभी 100 रुपए की रहती है, कभी 250 रुपए की रहती है। तो फिर वो क्या बोलता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि जितनी मैगजीन मैंने डिलीवर किया इस ईयर में, उनकी सेल वैल्यू कितनी होती है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल की सेल वैल्यू कितनी, और उसका रेशियो निकाल लो, उसके प्रपोर्शन में लो। ओके सर। बोलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन और कोई पॉइंट? ऐसी चीजें मैंने आपको हायर परचेस में बताया था, कॉन्टेक्स्ट अलग था, बट हायर परचेस में आपको वो इंटरेस्ट को एलोकेट करने के लिए और भी कहीं बताया हूँ आपको। ठीक है, तो उसमें मैंने बोला कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को आप बेस बना लो कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पहले ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग है, दूसरे ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग है, तीसरे ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग है, इसके रेशियो में आप इंटरेस्ट को एलोकेट कर दो। लेकिन फिर आपको ऐड किया होगा कि अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग अलग होगा तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से नहीं, फिर अमाउंट लो कि फर्स्ट ईयर में अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, सेकेंड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में कितना है। बोलिए, बताइए किसी को इसमें और कुछ भी पॉइंट है तो। अब बहुत बार क्या करते लोग,
ऐसे बड़े बड़े चार्ट बना बना के और स्टूडेंट को देते हैं। स्टूडेंट को लगता है वाह क्या बड़ा चार्ट मेरे को मिल गया, पूरा एक चार्ट में सब कवर कर लिया, पूरे एयर्स बोले 10 एयर्स 11 एयर्स जो कोर्स में रहेंगे पूरे एक ही चार्ट में कवर कर लिया। नंबर 1 तो पहली चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो हमने ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह बनाए हैं ये हमारी किताब से पहले लोगों की किताब में ज़्यादातर किसी में नहीं रहे होंगे। ये मैंने और आनंद ने जब किताब लिखे थे हमारी किताब में ये चार्ट हमने खूब डाले थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके पहले की देख लेना किसी किताब में मिल जाए तो, आई डोंट थिंक उसके बाद में आपको मिलेंगे। या तो उन्होंने हमसे कॉपी किया हो ऐसा जरूरी नहीं, बट एटलीस्ट हमसे इंस्पायर हुए होंगे कि भाई ऐसा चार्ट से ज़्यादा अच्छा। इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बाद में चार्ट है कई जगह, पर शुरू शुरू में नहीं रहते थे चार्ट वर्ड। तो हम लोगों ने उसको लगा एज ए टीचर हम पढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा समझाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो किताब में भी मेरे चार्ट जो देखोगे ना 2 टाइप के चार्ट दिखेंगे आपको। एक चार्ट या ऐसे क्लासिफिकेशन दिखेंगे, ये मेरे बनाए हुए हैं, और दूसरे चार्ट जो दिखेंगे ना वो फ्लो चार्ट जो होता है ना आपका, फ्लो चार्ट यस और नो वाला, कि एक क्वेश्चन यस बोला तो ये, नो बोला तो ये, वो जो है वो आनंद के बनाए हुए चार्ट है। आनंद ने उस टाइप के बनाया हुआ था। आनंद भी टीचर, वो भी पढ़ाता था, वो ऑडिट पढ़ाता था, उसका अपना तरीका था समझाने का। तो उस किताब में दोनों टाइप के चार्ट मिलेंगे। जो इस टाइप के क्लासिफिकेशन होंगे वो मेरे बनाए हुए थे, जो यस नो वाले थे वो आनंद के बनाए हुए थे। तो हमने जब मिल के किताब लिखी टेक्समैन के लिए तो हमारी किताब में सब फ्लो चार्ट या ऐसे चार्ट, क्लासिफिकेशन चार्ट बोल सकते हैं इसको, उसके चार्ट को फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। तो ये सब चार्ट हमने उसमें इंक्लूड किए थे। कभी कभी वो एक चार्ट इतना बड़ा हो जाता है कि उसको एक पेज में हैंडल नहीं कर पाए तो बाद में उनको 2-2 पेज में ब्रेक करना पड़ता है, छोटे करना पड़ता है। अब इसी सबको क्या होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी ने हमारे ही कॉपी किया होगा, लोगों ने अपने बनाए होंगे, बट लोग क्या करते हैं, मेरा कहना मानना यह है कि ये सब इंप्रेशन आप पे ज़्यादा क्रिएट करता है, बेनिफिट उतना नहीं देता है। आप लोग इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। अरे यार वो चार्ट मिल गया, बोले बड़ा चार्ट मिल गया। अरे भैया नंबर 1 तो अगर आप वो टीचर से वो चार्ट पढ़े होंगे तो ही आपको काम में आ सकता है, नहीं तो नहीं आने वाला, ये ख्याल रखना। तो दूसरों के चार्ट जमा कर करके मत रखना, वो कोई काम में नहीं आएंगे। जैसे ये मेरा चार्ट जो है, ये मेरे स्टूडेंट जितने अच्छे से इसको समझ सकते और यूज कर सकते हैं, कोई और देखेगा तो उसको कहाँ जल्दी से ध्यान में आएगा ये क्या लिखा क्या नहीं पता नहीं, इधर थोड़ा सा लिखा, इधर थोड़ा सा लिखा, इधर थोड़ा सा लिखा, बोले क्या है क्या पता है। तो इसका मतलब ये ऐसी चीजें किताब में थोड़ी ज्यादा डिटेल में लिखी होंगी, वो तो इंडिपेंडेंट पर्सन फिर भी समझ सकता है, पर यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये और शॉर्ट में हो जाता है। तो ये जो डायरेक्टली मेरे से एक बार सुना है उसको जल्दी समझ में आएगा, उसको बेनिफिशियल रहेगा, दूसरे को नहीं रहेगा। तो अब ये मेरा ये पेज मैंने अलग कर दिया, वो पेज अलग कर दिया, क्योंकि एक साथ पूरा पॉसिबल नहीं था प्रेजेंट करना। तो मैंने ऊपर का आधा पार्ट इधर बता दिया, उसकी चीज़ें मैं डिटेल लिख दिया, समझा दिया। नीचे मैंने बाकी जनरल चीज़ें जिसको इसके नीचे लेना ऐसा कुछ नहीं था, उसको इसके बाद समझा दिया। अब यहाँ पे मैंने वो बचे हुए चार्ट की बातें फिर यहाँ पे बात की कि भाई जो भी सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट, जोग्राफिकल सेगमेंट में भी 2, लोकेशन ऑफ एसेट, लोकेशन ऑफ कस्टमर, यानी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमारे पास 3 टाइप के जो हो गए, पर हमको प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी यानी जिसकी डिटेल ज़्यादा देना है, सेकेंडरी यानी जिसके थोड़े से डिटेल देना है। तो प्राइमरी किसको लेना, सेकेंडरी किसको लेना, तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो प्रोडक्ट सर्विसेज से ज़्यादा कनेक्टेड है या लोकेशन से ज़्यादा, उसके हिसाब से डिसाइड करो। तो वही सब आपको समझाया इसमें। फिर डिटेल क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो तो आपको 1-2 बार देखोगे तो ध्यान रह जाएगा क्या क्या डिटेल बताना है। प्राइमरी के आपने देखा वो 7 पॉइंट दिखाना है, उसके बाद रिकन्सिलेशन भी होना चाहिए ताकि वो बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस के फिगर से टैली हो जाए। लेकिन जो सेकेंडरी है उनके लिमिटेड डाटा बताना है, उसको रिकन्साइल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसमें सिर्फ रिपोर्टेबल सेगमेंट बताना है, बाकी के सेगमेंट को इग्नोर करना है। बट प्राइमरी वाला जो रहेगा उसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट के तो डिटेल इंडिविजुअली बताना है, और बचे हुए सेगमेंट जो रिपोर्टेबल नहीं उनको क्लब कर लेना है। और रिपोर्टेबल में 10% थ्रेशोल्ड पहला है, उसके अलावा वाले भी क्राइटेरिया देखने। तो किसी को और कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए।
तो चार्ट अपने खुद बनाओ, या तो वो आपको मदद करेंगे, जो आप, क्योंकि आपके दिमाग में एक आइडिया बनती है कि अच्छा इसको मैं ऐसे ध्यान रख सकता हूँ, इसको ऐसा ऐसा लिंक है इनका, तो आपने अपने मन से बनाया, वो यूज़फुल रहेगा। या फिर जो टीचर ने बनाया है उसने आपको पढ़ाया हो, तो उसने वो समझाया होगा, तो आपके काम में आएगा। ऐसे थर्ड पार्टी के चार्ट तभी काम में आ सकते जब वो फुल डिटेल वाले हो, और फुल डिटेल अगर कोई देते जाएगा तो वो चार्ट बड़े बड़े बनते जाएंगे, वो फिर शॉर्ट में नहीं दिखते फिर, बराबर। हाँ सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं? थेरेटिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में समझ में आ जाएगा, थेरेटिकल भी पूछते हैं और न्यूमेरिकल वाले भी पूछते हैं। आपको जितना पढ़ा रहे, अगर उतना आपने समझ लिया तो आपके थेरेटिकल क्वेश्चन का भी जवाब आप लिख सकते हो, न्यूमेरिकल को भी कर सकते हो, सब चीज़ें कवर होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने सोचा था कि आज अगला स्टैंडर्ड भी पार्टली हो जाएगा, लेकिन इसी स्टैंडर्ड में पूरा टाइम लग गया। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन अगला स्टैंडर्ड लेंगे, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 18 AS 18, वो ख़त्म हो गया तो 19 भी शुरू कर देंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू। थैंक यू, बाय।